हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के मेंशन किए गए हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बच्चे जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इंडेक्सेस और अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं 2025 कंप्लीट के, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मेरठ, हिंडन, कासगंज, काली, प्रतापगढ़, सही, मगहर, रोहिणी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पर एक तरफ आपको इस शहर के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके नदियाँ दे रखी हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे पर कोई स्थित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, जो आपका मगहर है वो रोहिणी नदी के किनारे स्थित नहीं है। जबकि जो ऊपर के 3 दे रखे हैं, चाहे वो मेरठ हो, हिंडन के पास में कासगंज काली नदी हो, आपका प्रतापगढ़ सही नदी के किनारे पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुराहताल, बलिया, शुक्रताल, रामपुर, रामताल, मेरठ, कीटम झील, मथुरा। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको जिला दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको झील या फिर ताल दे रखे हैं, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कीटम झील, मथुरा। क्योंकि ये मथुरा में ना होकर कहाँ पर है, ये आपकी आगरा में स्थित है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, ये जो झील है कीटम, वो किस प्रकार की है? तो आपकी ये कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण आपके सिकंदरा शहर में या फिर कह सकते हैं टाउन वगैरह में किया गया है। जबकि सुरह ताल आपका बलिया में, शुक्र ताल आपका रामपुर में, रामताल आपका मेरठ में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2021, 11 अगस्त 2022 या फिर 11 अगस्त 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति है, और जनसंख्या नीति कौन सी है वो भी आपको याद रखना है। एक एक करके हम इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो उन्होंने कब ये अनाउंसमेंट किया था, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। अब ये जो जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, उसका टाइम पीरियड क्या रखा गया था? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो टाइम पीरियड रखा गया था 2021 से लेकर 2030 तक का, जिसके अंतर्गत आपके 2 स्टेटमेंट लगाए गए थे कि 2026 तक हमें कौन से टारगेट अचीव करने हैं और 2030 तक हमें कौन से टारगेट अचीव करने हैं। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? जुलाई 2020, जुलाई 2021, जून 2019, अप्रैल 2018 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब आपकी प्रारंभ की गई है। सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका 2 जुलाई 2021 में से प्रारंभ किया गया। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि कब प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है आपकी 22 जुलाई 2021 को। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यानी ऐसे बच्चे, चिल्ड्रन, जिनके माता पिता किस में एक्सपायर हो गए थे, तो जिनके माता पिता आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपायर हो गए थे कोरोना के कारण। किन के कारण? कोरोना के कारण। तो ऐसे बच्चे क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। अब इनको पालने के लिए अगर इन्हें कोई देखने वाला करता है, जो केयर टेकर जिसे हम कहते हैं, कोई केयर टेकर इनकी करता है, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो उस व्यक्ति को 4000 रुपये पर मंथ धनराशि देने की बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-23 के अनुसार 2026 तक कितने प्रतिशत प्रजनन दर प्राप्त करना है? 2.1%, 1.9%, 2%, 2.5% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नई जनसंख्या नीति का जो कार्यकाल था वो कितना है? 2021 से 30 तक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2026 तक हमें कितने % की प्रजनन दर प्राप्त करनी है, अर्थात जो जन्म दर है, प्रजनन दर है, वो 2026 तक कितनी प्राप्त करनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 2.1%। अब ये जन्म दर क्या होती है वो भी समझ लीजिए, परसेंट में मेंशन की गई है यहाँ पे। तो जन्म दर का मतलब क्या है, प्रजनन दर का मतलब क्या होता है, वो भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने जन्मे हुए बच्चों की संख्या क्या है, जन्मों की संख्या, जो बच्चे जन्म होते हैं, स्वस्थ बच्चे जन्म होते हैं पर 1000, उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो 2026 तक का है, जबकि सरकार के द्वारा 2030 तक कितना टारगेट रखा गया है? तो 1.9% का टारगेट रखा गया है 2030 तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-23 के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर कितने प्रति हजार करना है? 22, 25, 21, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो नई जनसंख्या नीति है आपकी 2021-30, कौन सी है आपकी? 2021-30 जो जनसंख्या नीति है, उसमें जो आपकी 2030 तक टोटली क्या है, मृत्यु दर कितनी करनी है जो आपके बच्चों की होती है। शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है, 2030 तक हमें कितनी प्राप्त करनी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 22 करनी है आपको मृत्यु दर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जबकि 2026 तक हमें कितनी करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 2026 और 2030 के दो लक्ष्य यहाँ पे रखे गए हैं। 2030 का लक्ष्य है आपके 22 प्रति 1000 करना है, जबकि 2026 में कितना करना था? तो 2026 में आपको करना था 32, यानी इतना हमें लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। तो देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ जिले में बनाया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी कैपिटल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पहले भारतीय विरासत स्थान की स्थापना प्रदेश के किस शहर में की गई? कानपुर, आगरा, नोएडा, बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पहले भारतीय विरासत स्थान की स्थापना प्रदेश के किस शहर में आपकी की गई है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नोएडा शहर में इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं इसकी स्थापना हुई कब है, तो ध्यान रखिएगा जुलाई 2021 में इसकी स्थापना की गई है। एक एक डेट आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि डेट आपसे पूछी जा सकती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से किस शहर को जोड़ता है? कानपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी SSSC इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुकी है। यूपी SSSC ने कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वो समझ लीजिए। ये जो आपका जब 2016 में कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में और 2024 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पे बात की जा रही थी यमुना एक्सप्रेसवे की कि आगरा में से किस शहर को आपका जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, नोएडा को जोड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो एक्सप्रेसवे की बात की जा रही थी आपकी, तो इसकी टोटल लेंथ आप पहले तो लेंथ ही लर्न कर लीजिएगा। 165.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जो कि किसको जोड़ती है? आगरा को जोड़ती है, ये आपके ग्रेटर नोएडा से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 2।
बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुलंद दरवाजा स्थित है कहाँ पर है और किसने निर्माण कराया है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो इसके निर्माण करता थे वो किसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण कराया गया है आपके राजा अकबर के द्वारा। कहाँ पर कराया गया है? तो आपका एक टाउन है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आपका है कहाँ पर? तो ये आपका आगरा में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर इसका निर्माण कराया गया। निर्माण कब कराया गया? तो गुजरात से इनकी विजय प्राप्त हुई थी 1575 ईस्वी में। उसके बाद इसका निर्माण कराया गया था गुजरात की विजय के बाद। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? वो है ऑप्शन नंबर 5। रूमी दरवाजा किस शहर में स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो रूमी दरवाज़ा स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है रूमी दरवाज़ा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से जो आपके राज्य के चिन्ह हैं, आप राज्य के चिन्ह को अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपकी 2 मछलियाँ हैं, वो इसी दरवाजे से आपकी ली गई हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? आगरा, जौनपुर, लखनऊ, बलिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जौनपुर शहर को आपको सिराज ए हिंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत यूपी में आपका लिंग अनुपात है सबसे ज़्यादा किसका है? जौनपुर का ही आपका सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है यूपी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3, अलीगढ़ में। हम अलीगढ़ को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोक नगरी के नाम से भी जानते हैं। राजा महेंद्र प्रताप का जो महत्व है, उन्होंने अस्थायी सरकार का निर्माण किया था 1942 में। कहाँ पर किया था? अफगानिस्तान में। तो इसलिए इनको याद किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सोरो तीर्थ स्थल राज्य के किस शहर में स्थित है? अलीगढ़, कासगंज, आगरा, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है आपका, सोरो तीर्थ स्थल की बात जब जब की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कासगंज में। किस नदी के किनारे पर ये स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे पर ये आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति कब जारी की? 2020, 2021, 2022, 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नीति है आपकी? अपनी धरोहर नीति। अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति कब प्रारंभ की गई है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये प्रारंभ किसने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2021 में से प्रारंभ किया गया है। अगर हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली अगर डेट मेंशन पूछ ली जाए एग्जैक्ट, तो ध्यान रखिएगा 6 नवंबर 2021 में से प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत किए गए थे कि जो आपकी कोई एक धरोहर है, यानी कोई हेरिटेज साइट है आपकी, उसे क्या करना था? गोद लेना था आपका। इसके अंतर्गत एडॉप्ट करना था, गोद लेना था, और उसके क्या है कि आप देखभाल भी करनी थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। बटेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, जमुना, गोमती, सरयू या इनमें से कोई नहीं। तो जो बटेश्वर धाम स्थित है किस नदी के किनारे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यमुना नदी के किनारे ये आपका स्थित है। लेकिन अब बात कर लेते हैं शहर की। तो ये किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आगरा शहर में आपका स्थित है। प्रत्येक कार्तिका पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला लगता है, पशु मेला।
एक एक चीज़ आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि यूपी में आपका पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो वो बटेश्वर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे। स्थित है ये आपके यमुना नदी के किनारे पर, भगवान महादेव को ये समर्पित है ये धाम। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। काशी विश्वनाथ मंदिर के शहर में स्थित है, ललितपुर, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका, ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। अक्सर करके कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके होलकर बाई ने इसका निर्माण कराया था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। गुप्तकालीन दशावतार का मंदिर किस शहर में स्थित है, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन दशावतार के मंदिर की बात की जा रही है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ललितपुर में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, उस समय ये किससे निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ है ईंटों से, इसका निर्माण हुआ था। अगर हम इसकी शैली की बात करते हैं कि कौन सी शैली पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके गांधार शैली पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद, आगरा, अमरोहा, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शहर है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका भदोही जाना जाता है। अब एक एक करके अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मुरादाबाद है, किसके लिए जाना जाता है, तो ये पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है अपना। तो यहाँ पे पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं या उससे संबंधित कोई भी चीज़ एक्टिविटी होती हैं। आगरा की अगर हम बात करें तो चमड़ा के लिए जाना जाता है। दूसरा पर्यटन के लिए जाना जाता है आपका। अमरोहा की बात करें तो ये आपके ढोलक के लिए जाना जाता है आपका। और रामपुर की बात करें तो ये चाकू के लिए। इस प्रकार सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल में कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलीगढ़, जो आपका लेटेस्ट मंडल बना था उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 मंडल हैं आपके। वर्तमान में अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो कितने हैं, तो ज़िले आपके 75 हैं। वहीं अगर हम एमएलए की बात करते हैं तो वो कितने हैं, तो वो हैं आपके 403। एमएलसी की बात करते हैं तो वो है आपके 100। वहीं एमपी की बात करते हैं इन लोकसभा तो वो है 80। और एमपी इन राज्यसभा की बात करते हैं तो वो है 31। ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ भूल गया, नगर निगम भी देख लीजिए। नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं आपके 17। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 2। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, द हेरिटेज फाउंडेशन, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया। अब इसमें से जो हम बात करने वाले हैं, भारत के रैंक की बात करने वाले हैं कि भारत को कौन सी रैंक इसके अंतर्गत मिली है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। यानी तो आपको रैंक याद करनी है किसकी, इंडिया की। तो कौन सी रैंक है इसके अंतर्गत, तो 128वीं रैंक है भारत की इसके अंतर्गत, जारी किया द हेरिटेज फाउंडेशन से। और टोटल किसने देश मेंशन किए गए थे, तो 176, जिसमें से 128 भारत की रैंक है। बात करते हैं प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके सिंगापुर ने।
दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके स्विट्ज़रलैंड ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके आयरलैंड ने। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 20, 23, 25, 28 इनमें से कोई नहीं। तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करते हैं तो भारत की कौन सी रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की 23वीं रैंक है। हम बात करते हैं कि टोटल इसके अंतर्गत कितने देश मेंशन किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल देश मेंशन किए गए हैं आपके 30, जिसमें से भारत की रैंक 23 है। जारीकर्ता की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, तो जारी करता है आपका हेनरिच फाउंडेशन। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं। इन दो के द्वारा इसे जारी किया जाता है, हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा। वहीं अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं तो यूके का प्रथम स्थान इसके अंतर्गत, दूसरा न्यूजीलैंड का है और तीसरा स्थान है आपके ऑस्ट्रेलिया का। तो ये क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1968, 8 अगस्त 1967, 8 जुलाई 1967 या फिर 8 जून 1966 या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आसियान शिखर संगठन की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर 2, 8 अगस्त 1967 में। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट माना जाता है इसका, तो वो आपके जकार्ता में स्थित है। और जकार्ता कहाँ पर है? तो इसका मतलब वो इंडोनेशिया में है। अगर हम बात करते हैं कि 2025 है, इसमें इसका हेड कौन है? तो 2025 में इसका हेड है आपका मलेशिया। वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल मेंबर की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत, तो टोटल मेंबर हैं आपके 11। अब जो 11वां देश है वो कौन सा है? तो उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। हाल ही में बना है आपका ईस्ट तिमोर। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आसियान, खाद्य एवं कृषि संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, वर्ल्ड बैंक का। हम एक एक करके बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के हेडक्वार्टर की। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है, इसका स्थित है आपके मनीला शहर में, फिलीपींस। वहीं आसियान की बात करते हैं तो पिछले हमने अभी डिस्कस किया है, जकार्ता में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो इसका रोम यानी इटली में है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सूडान, ब्राज़ील, बोत्सवाना, कोलंबिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इरफान अली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये जिस देश के राष्ट्रपति बने हैं वो क्या है आपका? जमैका। ये आपके जमैका के बने हैं, 10वें राष्ट्रपति बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो भी लगातार। ये इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। FSSAI की स्थापना किस वर्ष की गई? 2007, 2008, 2009, 2010 या इनमें से कोई नहीं। जो आपका फसाई संगठन है इसकी स्थापना की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन इससे संबंधित आ चुके हैं, फसाई से संबंधित, क्योंकि यहाँ से अभी क्या है कि हाल ही में इसका जो महानिदेशक है वो आपके चेंज किए गए हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि फसाई की स्थापना हुई कब है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2008 में इसकी स्थापना की गई है। अगर 2008 में भी इसका पूछा जाता है मंथ तो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सितंबर मंथ में इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपका स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं इसके हाल ही में CEO किसे बनाया गया है, तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ से आना है, तो ध्यान रखिएगा। रजत पुन्हानी को आपका CEO हाल ही में बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका चर्चा में बना हुआ है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है ये कहाँ पर लिखा हुआ है और कौन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उपराष्ट्रपति ही सभापति राज्यसभा का सभापति होता है। ये इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 64 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से पुलिकेट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पुलिकेट झील के बारे में बात की जा रही है, किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो 10% पानी है वो लगभग आंध्र प्रदेश में है, जबकि 90% पानी आपका तमिलनाडु में स्थित है। किस प्रकार की झील है? तो ये आपकी सॉल्टी लेक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हो सकता है कि सॉल्टी की जगह आपसे लेगून लेक का नाम भी आपको देखने को मिल जाए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब की गई? 1944, 1945, 1940, 1947 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? IMF की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अक्सर करके IMF के नाम से आपको याद रहता है। पूछा गया कि स्थापना इसकी कब की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1944 में इसकी स्थापना की गई है। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका 22 जुलाई 1944। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, तो वो है आपका वाशिंगटन DC में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हाल ही में इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, और वो डायरेक्टर बिलोंग करते हैं भारत से, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौन करते हैं? तो वो है उर्जित पटेल को बनाया गया है। और उर्जित पटेल कौन है? तो उर्जित पटेल आपके 24th गवर्नर रह चुके हैं RBI के। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 1944। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स है। भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला कथन तो आपका सही है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 155 में। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सही होगा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है भारत का जन्म से नागरिक होना कंपलसरी नहीं है, ओनली भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, ना कि जन्म से नागरिक हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चुकंदर, केला, आंवला, सेब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन C का। हम विटामिन C की बात कर रहे हैं तो और डिटेल इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। जितने भी आपके सौर प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपके क्या है? विटामिन C पाई जाती है, यानी जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होंगे उनमें। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग आपका होता है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल का कार्य करता है? क्या है आपका? एक पुल का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। वो कौन करता है, इसकी बात की गई है। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं।
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक पुल का कार्य, बैरियर का कार्य या मीडिएटर का कार्य जो करता है वो है आपका प्रधानमंत्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर अगर आप 78 पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस वेद में आपके जादू टोना का वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 अथर्ववेद में किया गया है। अब एक एक करके सभी वेदों के बारे में समझ लीजिए। जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, जबकि जो सामवेद है वो किससे संबंधित है, ये आपका संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी इसमें 2 पक्षों की बात की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस इसके अंतर्गत आपको और क्या करना है, ये आपका 2 लैंग्वेज में भी लिखा गया है, यानी हिंदी और संस्कृत में भी लिखा गया है। ये चीज़ को आपको मेंशन करना है। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोथल आपका एक हड़प्पा कालीन साइट है। क्या है आपकी? हड़प्पा कालीन से आपका संबंध है इसका, कि हड़प्पा से सभ्यता से संबंध है। ये किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में ये स्थित है। लोथल क्या हुआ करता था, तो लोथल पहले डॉकयार्ड हुआ करता था। डॉकयार्ड बोले तो ये आपका बंदरगाह हुआ करता था उस समय का। किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक की जो पहाड़ी स्थित है वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, और ये स्थित है आपके कहाँ पर, ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अमरकंटक पहाड़ी के बारे में, क्यों इतनी ज़्यादा महत्व रखती है अमरकंटक पहाड़ी या अमरकंटक हिल। तो ध्यान रखिएगा, इससे कई नदियों का उद्गम आपका हुआ है। जैसे पहला तो हुआ है आपका नर्मदा नदी का, दूसरा हुआ है आपके ताप्ती नदी का, और तीसरा हुआ है आपके सोन रिवर का। तो इस प्रकार से ये 3 नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं, जिनकी डायरेक्शन आपकी अलग अलग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। जादूगोड़ा का खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, यूरेनियम, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो जादूगोड़ा की खान आपके कहाँ पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सिलिकॉन वैली शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन वैली के शहर को नाम से जाना जाता है सिलिकॉन वैली शहर। तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कर्नाटक राज्य की राजधानी है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935, 1949, 1968, 1980, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। एक एक करके सभी डेट्स देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है जितनी भी हैं आपकी। तो यहाँ पे 1935 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी, जबकि 1949 में उसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसी प्रकार से 1969 ईस्वी में आपकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 ईस्वी में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के
कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 4, 5, 6, 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वुमेन्स एज प्रीमियर लीग 2025-26 की बात की जा रही है कि इसमें कौन सा एडिशन का नेतृत्व या फिर कह सकते हैं खेला जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, चौथा एडिशन आपका खेला जाना है। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इसके ऑक्शन हुए हैं जिसमें से आपकी एक प्लेयर है दीप्ति शर्मा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट के लिए भी खेलती हैं आपकी दीप्ति शर्मा। 3.2 करोड़ में आपकी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं 2026 के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसने परचेज किया है? तो यूपी वॉरियर के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन्हें जो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। और ये कौन सा अवार्ड था और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो आपका वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2025 में, उसके अंतर्गत इन्हें आपका दिया गया है ये अवार्ड। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1914, 1917, 1815 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछा गया है कब हुई थी। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सॉरी। 1789, 1414, 1914, 1917, 1815। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1789 ईस्वी में इसकी घटना घटित हुई है। अगर डेट पूछी जाती है तो वो है आपकी 14 जुलाई। जो भी अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके उतने ही इम्पोर्टेंट है अलग अलग डेट्स के लिए। तो देख लीजिए, 1914 ईस्वी में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हुआ था, इसलिए आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट याद करनी है। आपका 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो यहाँ पर रूस की क्रांति हुई थी, यानी रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था आपका। वहीं अगर हम बात करते हैं 1815 की, तो यहाँ पे वाटरलू का आपका युद्ध हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वाटरलू का बैटल हुआ था। इस प्रकार से आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूपी SSSC पैट 2025 का एग्ज़ाम दिया है और तो आप लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप अभी फॉर्म फिल कर दीजिए। कट ऑफ वगैरह कितनी निकलेगी वो उसके बाद में डिस्कशन किया जाएगा। इसके लिए आपका 1 जुलाई से हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें स्पेशली मेंशन किया जाएगा पंचायत से। अगर आपको इंडेक्स 2025 प्लस अपॉइंटमेंट 2025 की वीडियोस देखनी है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। टोटली 2025 का कवर किया गया है, जिसमें आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 मेंशन पूरा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।